हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 16 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ये सब महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा दिया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी ने जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था टीआरई 3 में कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। कहाँ पे? तो सिंगापुर में किया था। कब किया था? तो अक्टूबर 1943 में किया था, और इसे ही आज़ाद हिंद सरकार भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने और कौन सा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? पहला है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है, ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अभी हमने पढ़ा किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, टीआरई 1 में प्रश्न बना है ये, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व इतिहास की झलकियां, लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू डॉटर, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब के सलाहकार थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व संभाला था, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो नाना साहब ने किया था। नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? कई बार पूछा गया प्रश्न, धोधू पंत इनका पूरा नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग,
ये भी ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैरिसे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर था। धातव्य कि मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए विभाजन को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है, किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940, ये डेट ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री था। अगस्त प्रस्ताव की कुछ प्रावधान की बात करें तो भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन की स्थिति, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यह प्रावधान किया गया था। इसमें युद्ध के तुरंत बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान थे और ये कब आया था? तो 1940 में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई? देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया प्रश्न, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 1932 में आया था। तो इसमें कौन सी घटना पहले हुई? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस। देखते हैं इसके बारे में। मेरठ षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में से संबंधित प्रश्न बना था। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इसी को मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिनसन थे। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का नाम भी ध्यान रखिएगा, यही पूछा गया था एग्जाम में आपके। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और इसी को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। पूछा गया है कई बार ये, तो ध्यान रखिएगा। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने
16 अगस्त 1932 ईस्वी में विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात कही गई है इसमें सांप्रदायिक पंचायत में। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो रेडक्लिफ ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरिल रेडक्लिफ 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा ब्रिटिश भारत के पंजाब और बंगाल प्रांतों के भारतीय और पाकिस्तानी भागों के बीच सीमांकन रेखा थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, इसका नाम इसके शिल्पकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो आयोग बना था उसी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय विधायक और राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे? ये बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट है, सन भी ध्यान रखिएगा, 1925 में। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद, बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और द टाउन प्लानिंग बिल पर 2 बिलों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष के नाम दिया है और दूसरी तरफ स्थल दिया है। देखते हैं, डॉक्टर M.A. अंसारी। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर M.A. अंसारी, इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सही है, 1927 में हुआ था और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था, बेलगाम के नहीं किया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1909 लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। 1927 मद्रास अधिवेशन, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 1924 बेलगाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1924 बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है ये। 1925 कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। फिर 1938 हरपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। 1939 ध्यान रखिए आप लोग, 1939 जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण ये इस्तीफा दे दिए थे। पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी उसके बाद। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार, भारत की दासता का
पहले नंबर का बिल है, इंपॉर्टेंट है। लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते हुए किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का यह बिल है? किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कैद करके रखा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या ध्यान से देखिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे आपके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1947, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था तथा जयप्रकाश नारायण को, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। साथ ही कांग्रेस के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया था। ठीक है, देखिए यहां से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त को गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में ये फरार हो गए थे वहां से। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे, इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? पूछ रहा है किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदू महासभा बिल्कुल सही है, कम्युनिस्ट पार्टी ये भी सही है, मुस्लिम लीग ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसके बारे में। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। मुस्लिम लीग ने आंदोलन का विरोध किया इस डर से कि यदि अंग्रेजों ने उस समय भारत छोड़ दिया तो अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं द्वारा अत्याचार किया जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी ब्रिटिशों का समर्थन किया गया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबंध थे, इसलिए जो है इसका विरोध किया। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया। इससे आशंका थी कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा तथा युद्ध के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा, इसलिए जो है हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1885 तक भारत का वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।
यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा था? तो ये डफरी ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 या टीआरई 3 में ही पूछा गया था शायद ये प्रश्न, लेकिन ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ पे अधिवेशन लगा लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को भारत के मुद्दों को हल करने की कुंजी बताई? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को भारत के मुद्दों को हल करने की कुंजी बताई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन के प्रति अपनी नीति प्रतिपादित की। नीति में कहा गया कि कांग्रेस रियासतों के लोगों के आंदोलन का समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश भारत के साथ एकजुट करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर उन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भी पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? इंपॉर्टेंट है। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज ने किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। उन्हें हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। ठीक है, कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में पूछा गया था ये। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना कॉलेज टीआरई 3 में पूछा था ये 1863 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, पटना विमेंस कॉलेज 1940 में और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में नहीं आता है? तो पूरा पाषाण काल में बांटा गया, ऐसे सही है। मध्य पाषाण काल में महापाषाण नहीं आता है। कौन सा आता है? नवपाषाण आता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसमें नहीं आता है। प्रागैतिहासिक काल को
3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। ठीक है, जो महापाषाण दिया है, महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण का काल निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, सभी को पता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, आद्यैतिहासिक में आपका जो सिंधु सभ्यता है ये किसमें आती है, आद्यैतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक भारत, ये सब आपका ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये टीजीटी में पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, और किस भाषा में लिखा था इसने? तुर्की भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, और किस नाम से? तो बाबरनामा के नाम से इसका अनुवाद किया था, इसलिए इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया आपके टीजीटी में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौसों की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 को यह लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था और स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में इसका मकबरा स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, यजुर्वेद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है, इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, कर्मकांडी वेद भी इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। जो ऋग्वेद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये आपका पद्य में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अधर्व कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित किया था, किसने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने यादव वंश की राजधानी देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया था। इसने जो है यादव वंश की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी, और उसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद रखा और अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ये जैन धर्म के हैं, ध्यान रखिएगा। ये जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। ये तो आपका जैन धर्म हो गया। और बौद्ध धर्म में भी आपका 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये किसके हैं? तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न आपके टीजीटी में। तो महामेघ वाहन वंश शायद 6 to 8 में पूछा गया है, ये सब प्रश्न शायद 6 to 8 के हैं।
कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। तो महामेघ वाहन राजवंश, चेदी वंश दोनों होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के एक राजा थे। खारवेल जो है ये कलिंग के राजा थे। चेदी राजवंश को महामेघ वाहन राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। कलिंग चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था और इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसका सबसे महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, खरोष्टी प्राचीन भारत की लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे इंडो बैक्ट्रियन लिपि के रूप में भी जाना जाता था। इसका उपयोग उत्तर पश्चिम भारत की गंधार संस्कृति में किया जाता था और इसीलिए जो है इसे गंधारी लिपि भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान से ज्ञात होता है कि तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को और तथा एक बार जो है सुसीम को भेजा था, ठीक है। सुसीम बड़ा पुत्र था, अशोक छोटा था, दोनों को भेजा था एक बार। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पर लिखी गई पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो ऑप्शन बी, शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी पुस्तक है? तो राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है, अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में 15 अध्याय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यह पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है और कौटिल्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? इंपॉर्टेंट है। लैक्टियल टीआरई 2 में प्रश्न बना था ये। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन सी, वसा अवशोषण से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टियल एक लसिका कोशिका है जो छोटी आंत के विल्ली में स्थित होती है। छोटी आंत में लैक्टियल का कार्य क्या होता है? तो पाचन की क्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं और उन्हें दूध या सफेद रूप देता है। वे लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लेग्यूमिनस के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये भी आपका टीआरई 2 में पूछा गया था 6 to 8 में। लेग्यूमिनस के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन उर्वरक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करना, क्योंकि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, इसलिए ऑक्सीजन का ये अवशोषण करता है। और लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राइजोबियम जीवाणु ये किस में पाया जाता है? तो फलीदार पौधों में पाया जाता है, गांठों में। इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट, पाचन तंत्र में
पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 6 to 8 पूछा गया था TRE 2 में। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है और ये इसका स्राव कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथियों से इसका स्राव होता है। और ये क्या करता है एमाइलेज? तो ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अगला प्रश्न है Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? ये भी प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। TRE 2 में पूछा गया था। चीनी मिट्टी का रासायनिक संगठन जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट है। चीनी मिट्टी को केओलिन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, ये भी प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा गया था GS में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कार्यकी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो पादपों के कार्यकी से संबंधित है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और पादप कार्यकी का जनक क्लाउड बर्नार्ड को माना जाता है। नेक्स्ट, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपका 6 to 8 साइंस में पूछा गया था TRE 2 में। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन बी, अपघटन प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCERT से लिया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूना पत्थर यानी चूना को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया एक रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे अणुभार वाले यौगिक में टूट जाते हैं। क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, यानी चूना पत्थर ये किस में टूट रहा है? तो CaO और CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, 1 बिलियन पिसे हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। बिलियन में डैश शामिल है। इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न 6 to 8 साइंस का पूछा गया प्रश्न है। 1 बिलियन पिसे हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है, ठीक है, जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। बिलियन में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl, ऑप्शन बी। यहां समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट बने होते हैं। जो अंडा का छिलका होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी CaCO3 से बना होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और क्या बन रहा है? तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O यानी जल, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त हो रही है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है? चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद अवक्षेप बनाता है और अतः विलयन क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये आपका अभिक्रिया है। ये आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? CaCO3 बना रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और H2O बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द्रव्य नमूने की एक बूंद को pH पेपर पर गिराने से यह पाया जाता है कि pH पेपर का रंग नीला हो गया। यह द्रव नमूना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कौन जो लिटमस को नीला करता है? तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। तो इसमें देखते हैं क्षार कौन सा है। नींबू का पानी, ये तो आपका अम्ल होता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका क्षार है। आसुत जल तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्षार, ऑप्शन बी। देखिए द्रव्य नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का है, यह क्षारीय विलयन होता है। हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन क्या करता है, तो पीएच को क्या करता है, ये नीला कर देता है। ठीक है, क्षारीय विलयन क्या करता है, पीएच नीला होता है, लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। देखिए पीएच क्या होता है, अगर पीएच 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो ये क्या होता है, आपका क्षार होता है। अगर 7 से कम होता है तो क्या होता है आपका, तो अम्ल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो ये आपका क्षार है, इसलिए जो है आपका क्या होगा, इसमें 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। नारंगी में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, Na2CO3 इंटू 10H2O को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 में पूछा गया था साइंस में ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धोने का सोडा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू हाफ H2O, ज़्यादातर यही दिया होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है आपका, वॉशिंग सोडा होता है, या धोने वाला सोडा जिसे कहते हैं। एक होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा। इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इधर के यहाँ पे बाई लगा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका खाना वाला सोडा होता है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये वॉशिंग सोडा होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु में डैश धातु नहीं पाई जाती। कह रहा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, नाम इसका सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी, चांदी नहीं पाया जाता इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जर्मन सिल्वर होता है ये जिंक, कॉपर और निकिल धातु से बना होता है। ये क्या है, कैसी धातु है, मिश्र धातु है ये। इसमें आपका जो है 50 से 60% जिंक होता है, 17 से 19% इसमें निकिल होता है, और जो है बाकी जो क्या होता है, कॉपर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर मौजूद नहीं होता है, और कभी कभी इसमें सीसा और टिन भी मौजूद होता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो E.A. गिटनर ने इसकी खोज की थी। जर्मन सिल्वर सिल्वर धातु की तरह ये चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्कों को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग है। मनुष्य में वृक्कों को यानी गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा है, तो मूत्र नलिका या वाहिनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। ये देखिए आपका क्या है, ये गुर्दे हैं, और ये देखिए दोनों क्या है, ये आपका मूत्र वाहिनी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मूत्राशय है। और पूछ रहा है कि प्रश्न में कि वृक्क को जो है मूत्राशय से कौन जोड़ रहा है, ये दोनों जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण क्या है। जो हरा फल होता है जब ये पकता है तो अपना रंग बदल देता है, इसका कारण क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ये सही होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कच्चा हरा फल, यहाँ पे हरा होगा, हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है कि कच्चे फल में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक होता है, जो हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सभी को पता होगा। और पकने के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट होता है किस में बदल जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, जो विभिन्न रंग के होते हैं और फलों के पकने का सूचक होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किस में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इसमें तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे कम किसकी होती है, बैगनी की। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवित रहने के लिए
पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन किया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तनों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, वैसे जो पौधे होते हैं उनका प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो तनों के द्वारा ये करते हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस वगैरह ये तनों के द्वारा करते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं जब मरुस्थलीय पौधे होते हैं, और इनका प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? तो तनों के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियासिन की कमी के कारण होता है, और नियासिन जो है किसका नाम है, रासायनिक नाम? तो विटामिन 3 का ये रासायनिक नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए विटामिन के नाम आप जो है रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। साइनोकोबाल्मिन की बात करें तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विटामिन B3 आपका नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग? तो पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? कह रहा कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन के संश्लेषित होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के वह विटामिन है जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है, यानी जीवाणु के द्वारा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फाइलोक्विनोन होता है। और विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है, यानी मदद करता है, ये भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? कपास का रासायनिक नाम, तो कपास का रासायनिक नाम आपका सेल्यूलोज होता है, कपास से बना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सभी को पता होगा, जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूछ रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए हम समझते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ छोटे समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक, इन वनों के जो वृक्ष होते हैं ये 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो अबनूस हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मैप। देखिए ये आपका क्या हो गया? पश्चिम घाट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का एक एरिया है, यहाँ पे देखिए आपका ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, और ये आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपका क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और ये वाले जो एरिया है जो थोड़ा कम ग्रीन है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? कौन से? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैप से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो ये जो एरिया में पाए जाते हैं ये पर्णपाती, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड हो गया, ये सब कहाँ पे कौन से वनस्पति यहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती हैं। बाकी जो ये है यहाँ पे देखिए हिमालय के क्षेत्र, और यहाँ पे कौन सा? तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल का जो तट है, यहाँ पे कौन से? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा आपका कटीले, उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया हो गया। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु में थोड़ा है, और आंध्र प्रदेश में थोड़ा है ये। यहाँ पे देखिए
ये आपका क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस मैप से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बना था प्रश्न टीआरई 2 में ये, ठीक है। नेक्स्ट, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो इससे क्या कहा जाता है वहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकेन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय तूफानों को उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन, कभी कभी पूछ लेता है अमेरिका में क्या कहता है, अमेरिका में से हरिकेन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तथा दक्षिण पूर्व एशिया में चीन और जापान वगैरह में क्या कहते हैं, इसे टाइफून कहा जाता है, ठीक। और ये जो हिंद महासागर में क्या कहा जाता है, इसे चक्रवात कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो विली विली और विली विली कहा जाता है, कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं। नेक्स्ट, बाल्टेरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस एक उप पर्वतमाला में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 2 में पूछा गया था। बाल्टेरो ग्लेशियर हिमालय की किस श्रेणी में है? तो आपका काराकोरम में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। हिमनद है ये, ऑप्शन बी। अला, इनमें से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा गया है? किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हरमट्टन को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में पश्चिमी दिशा में चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क वायु है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण एवं आर्द्र वायु में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहाना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसलिए जो है गिनी के तट पर इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, ठीक है, हरमट्टन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानता उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पे होता है? ये मैंने बताया था, जहां पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है और ज्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इन मिट्टी में चूना, लोहा व एल्युमिनियम अधिक होते हैं। यह चाय व कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? ये प्रश्न बना है मल्चिंग वाला। मल्चिंग क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पौधों के बीच खाली जमीन पर पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है। इसे क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मृदा संरक्षण में मल्चिंग का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें पौधों के चारों ओर की जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक मल्चिंग, जिसमें आपका पुआल, भूसा, सूखी घास, गन्ने की पत्तियों जो होती हैं उससे ढक दिया जाता है मिट्टी को, ताकि जो है अपरदन ना हो उसका। तथा दूसरी प्लास्टिक मल्चिंग के द्वारा पॉलीथीन सीट, दूसरा विधि क्या है आपका? प्लास्टिक मल्चिंग। नेक्स्ट, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है ये, तो कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पहला है ये, ठीक है। और ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं अगर हम, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने डैश में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब किया था? तो 2007 में किया था। ऑप्शन ए। देखिए, भारत सरकार द्वारा एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति को मंजूरी प्रदान की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त करना तथा किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना इसका उद्देश्य था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एमएस स्वामीनाथन को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला। कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने
18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब किया गया था, तो 2010 में। सांस लेने के दौरान कम शोर के कारण इसे स्थानीय रूप से सूसू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। अगला, बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में है ये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर या विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको भी 2010 में जो है राष्ट्रीय विरासत पशु या धरोहर पशु घोषित किया गया था। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से डैश एक। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कौन सा है कारक, तो कृषि है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, तो फास्फोरस चक्र, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? करा कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नाइट्रोजन चक्र एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए उपलब्ध कराने के लिए रासायनिक रूपों में परिवर्तित किया जाता है और वापस वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। यही आपको क्या है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख घटक बात करें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अमोनिया और मृत जीव हैं। ठीक है, ये जो दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड ये नहीं है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? रासायनिक तत्वों का प्रवाह मैंने बताया था कैसा होता है, ये चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय होता है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अगर ऊर्जा का प्रवाह पूछे तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा रासायनिक तत्वों का तो आपका हो जाएगा इसलिए ऑप्शन ई, चक्रीय होता है उसका। अगला, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में जो सदाबहार वन है उसे क्या कहते हैं? उसे शोला वन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ग्रीन हाउस गैस में देखिए यहाँ पे जीवन काल की बात हो रही है, ये नहीं पूछ रहा है कि सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, पूछ रहा है किसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो है ज्यादा होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला, पेट्रोलियम किसका स्रोत है? जो पेट्रोलियम है किसका स्रोत है? सभी को पता होगा पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है, ऑप्शन 20, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है? कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का आदर्श उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला है, संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। अगर हम बात करते हैं भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया भारत में? तो ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष में
आयोजित किया गया था? लोकसभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया, जिसमें 17.3 करोड़ मतदाताओं ने 489 सदस्यों को चुना था। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया और अप्रैल 1957 में भंग कर दिया गया, यानी 1952 से 1957 तक यह चला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन किसके लिए? तो ऑप्शन सी, केंद्र राजकोषीय संबंध के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमन्नार आयोग की स्थापना 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में की गई थी। इससे संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच बने रहने वाले संबंधों से संबंधित प्रश्न पर गौर करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला, 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे पहले जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है इसको। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, और ये 15वीं भाषा बन गई थी, ठीक है, उस समय। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 22 है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कहां से लिया गया है? फिर अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार भी आपका कहां से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? आपका समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है, समवर्ती सूची लिया गया है। रूस से क्या लिया गया? आपका मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? तो संघीय व्यवस्था में जो होता है ये न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये आपका संघीय व्यवस्था है। अच्छा, भारत का जो संघीय व्यवस्था है कहाँ से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? पहला कह रहा है यह विधिक अधिकार है, ये तो सही है, विधिक है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। दूसरा, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह तो ना मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। यह कैसा आपका विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को यह प्राप्त है। देखिए, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। आप सभी को पता होगा कि मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब उसको किसमें शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया है। और अब ये कैसा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? तो संविधान के अकॉर्डिंग सरकार यानी ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो संवैधानिक सरकार कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीपीएसपी में, यानी राज्य की नीति निषेध तत्व के द्वारा। ऑप्शन बी। हमारे संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है और एक कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, भाग 4 में है ये। अनुच्छेद 50 आर्टिकल ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए कभी कभी आ जाता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए
और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसे हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। ये किसने सुझाव दिया था? तो ये सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था राज्यपाल के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। भारत में जो आपका मताधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार है, कैसा अधिकार है? तो ये आपका संवैधानिक है, यानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। सबसे बड़ी क्या है? समिति है। इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं और ध्यान रखिएगा सभी सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा को जो है इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, सभी सदस्य जो होते हैं इसके लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कमेंट जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइए जरूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? कौन सा भाग जो है बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? तो सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? गंगा के उत्तरी मैदान में जो पाई जाती है कौन सी मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलसुंदरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करैल कवाल ये आपका दक्षिण में पाई जाती है। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक अखबार आरंभ किया था। मदरलैंड नामक अखबार किसने आरंभ किया था? तो मजरुल हक ने। इंपॉर्टेंट है ये, बिहार स्पेशल आपका है यहाँ से। अगला है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? कोसी नदी की जो है लंबाई पूछ रहा है बिहार में कितनी है? तो 120 किलोमीटर है। और कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, इसे बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये बक्सर के पास चौसा से यह प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पावापुरी किस जिले में स्थित है? पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा में है। अगला है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? शिक्षा दिवस इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर अवसर मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 11 नवंबर को पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, आप लोग शिक्षक दिवस बताइए कमेंट बॉक्स में जरा। ये तो आपका शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस बताइए कब मनाया जाता है। और जो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं, ये भारत के क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पावुलुरु सुब्बाराव को, ऑप्शन बी। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ साझेदारी किया है? तो इंडियन बैंक ने जो है टाटा पावर के साथ जो है साझेदारी किया है। ऑप्शन बी। अगला, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को जो है एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है किस बैंक का? तो एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अकॉर्डिंग, सिप्री के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो भारत।
ठीक है, चौथा देश बन गया भारत, चौथा देश। पहले स्थान पे आपका कौन सा है? अमेरिका है, ठीक है, यूएसए है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे आपका चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है सैन्य खर्च के मामले में। नेक्स्ट, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन सी। अगला, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास है ये। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है ये। इसकी बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एससीओ का जो है मुख्यालय कहाँ पे है और इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।